नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए नए टॉपिक्स के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की, लेकिन उससे पहले देखते हैं कल के कुछ रिवीजन के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री ऑप्शंस देखते हैं। अल सुल्तान अब्दुल्ला, इब्राहिम इस्कंदर, रॉबर्ट फीको या अनवर इब्राहिम। तो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री हमने बताया था कि आप किसको बनाया गया है, तो रॉबर्ट फीको को स्लोवाकिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। लगातार चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शंस में एक और नाम है इब्राहिम इस्कंदर। तो इन्हें कहाँ का जो है सुल्तान बनाया गया है, तो इब्राहिम इस्कंदर जी जो है वो मलेशिया के नए सुल्तान बने हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। कल मैंने इन दोनों टॉपिक्स को बैक टू बैक डिस्कस किया था, स्लोवाकिया के नए पीएम रॉबर्ट फीको और मलेशिया के नए राजा इब्राहिम इस्कंदर। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना। तो सपनों का संचय जमा ऋण लिंक्ड योजना जो है वो किस सरकार की पहल है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम। तो सपनों का जो संचय जमा ऋण लिंक्ड जो योजना है वह हिमाचल प्रदेश सरकार की ये पहल है। क्या पहल है कि इसमें जो 10 से 18 साल के स्कूली बच्चे हैं उनको पैसे कुछ जमा किए जाएंगे उनके अकाउंट में। जब वो 18 साल के हो जाएं तो अपनी उच्च शिक्षा के लिए या फिर व्यवसाय के लिए उन पैसों का वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश की यह योजना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। इसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री सुख योजना, सुख आश्रय योजना करके भी इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। उसमें क्या है कि जो 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने की उसमें योजना है। तो उसमें क्या होगा कि सरकार जो है वो माता पिता का दायित्व निभाएगी। तो यह दो मुख्य स्कीम्स याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की, एक तो सपनों का संचय जमा और दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। दोनों को ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छी और नई पहल है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की। अगला प्रश्न देखते हैं। एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कल हमने बात की थी। ऑप्शंस क्या है, सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना या एमएस धोनी। तो एसबीआई के जो नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वह चुने गए हैं एमएस धोनी। इनके साथ साथ मैंने बताया था कि ये जो है वो जियो मार्ट के साथ नवी टेक्नोलॉजी के, और अभी रिसेंटली इनको जो लेस है जो चिप्स की कंपनी है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो एमएस धोनी से संबंधित याद रखेंगे अभी हाल ही में लेस, उसके साथ साथ एसबीआई, साथ के साथ जियो मार्ट और नवी टेक्नोलॉजी, इन चार जो कंपनीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एक बैंक और 3 कंपनियां। चलिए अब आज का नया टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में, तो 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो है हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निश्चय लिया गया सरकार के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। किसकी जयंती, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। 2018 में वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित बहुत बड़ा एक फैक्ट था, क्या था कि 143वीं उनकी जब जयंती थी तो उनके नाम पर या उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। कब, 2018 में, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम के पास में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, याद रखेंगे। 31 अक्टूबर दिन महत्वपूर्ण है, पेपर में आपके पूछा जाता है। बनाया किसने था इस मूर्ति को, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो है वो राम वी सुतार जी ने किया था, और यह लगभग 182 फीट ऊंची प्रतिमा थी जो हाईएस्ट मानी जा रही थी तब की। और कौन सी प्रतिमा, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। अब देखते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के संबंधित कुछ फैक्ट्स। पुराने जो हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के आज़ादी के समय में। जब रियासतों का एकीकरण करना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी बोला जाता है। साथ के साथ में जब 567 जो देशी रियासतें थी उनका जब एकीकरण करना था तो एक यही ऐसे सशक्त व्यक्ति थे जिनको ये काम सौंपा गया था कि प्रांतीय रियासतों का आपको एकीकरण करवाना है, क्योंकि इनमें वैसी क्षमता थी। क्षमता क्या क्या थी
कि खेड़ा सत्याग्रह में 1918 में इन्होंने बहुत बड़ी जो है अपनी भूमिका निभाई थी। साथ के साथ 1928 में भी इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था किसानों के हितों की रक्षा के लिए। इसी बारदोली सत्याग्रह को ध्यान में रखते हुए वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि सरदार की उपाधि किनको दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी, किस उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। क्यों दी थी? 1928 में बारदोली सत्याग्रह में उनकी अहम भूमिका के लिए दी गई थी। इस फैक्ट को याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? सरदार का मतलब होता है कि प्रमुख या फिर नेता। तो इसको सम्मान सूचक शब्द के रूप में बारदोली की महिलाओं ने उन्हें दिया था उपाधि को। अब देखते हैं सरदार पटेल जी से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। तो सरदार पटेल जी से संबंधित है कि 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तब सरदार पटेल जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था? तो 46वां अधिवेशन था 1931 में, कराची अधिवेशन। इसमें इतनी ये महत्वपूर्ण क्यों था ये अधिवेशन कि उसी समय में गांधी इरविन जो वार्ता कंप्लीट हुई थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की इस समय में पूरी चर्चा चल रही थी। तो उसी गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए इस कराची अधिवेशन को आयोजित किया गया था। कब? 1931 में। और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है गांधी इरविन समझौता, इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इतना मुद्दा हुआ था, गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने भगत सिंह को फांसी से ये बचा नहीं पाए, इसलिए ये पूरा मुद्दा जो है वो बहुत हाईलाइटेड था और इतने महत्वपूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी। तो याद रखेंगे 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने बताया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो रियासतों के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जब भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय में लगभग 567 रियासतों का वल्लभ भाई पटेल जी ने एकीकरण करवाया था। पर उसमें कुछ ऐसी रियासतें थी जो उस समय हमारे भारत देश में शामिल नहीं होना चाहती थी तो और भी त्रावणकोर और बहुत सारी जो, लेकिन जो मेन जो है मुख्य रूप से जो बड़ी रियासतें थी वो कौन थी? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। इन 3 रियासतों ने उस समय में भारत में सम्मिलित होने में अपनी नाराजगी दिखाई थी, इन्होंने मना कर दिया था। इनके एकीकरण के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के लिए। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई जी ने अपना योगदान निभाया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को सैन्य जो सेना भेज करके इन पूरे हैदराबाद को अपने एकीकरण किया गया, अपने हित अपने अंदर लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये काम किया। साथ के साथ जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? तो जम्मू कश्मीर के बारे में सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में एक विलय पत्र साइन हुआ और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत राज्य में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ में क्या स्थिति थी? तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराना पड़ा। वहाँ की जो जनता थी वह भारत के पक्ष में थी, लेकिन राजा जो नवाब था वो भारत में शामिल होने के पक्ष में नहीं था। तो वहाँ पर जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सेना भेजनी पड़ी, वहाँ का निजाम मानने को तैयार नहीं था। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद से संबंधित है, भारत में विलय के लिए। मैंने बताया जम्मू कश्मीर में विलय पत्र और जूनागढ़ में जनमत संग्रह। तो इन तीनों फैक्ट को याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर ऑपरेशन चला, कहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, कहाँ पर विलय पत्र के द्वारा अपनाया गया। तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि जब इतिहास में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था या जब आज़ादी का पूरा वो समय दौर चल रहा था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कई अलग अलग समितियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। किसमें? तो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकारी समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई जी अध्यक्ष थे। साथ के साथ में अल्पसंख्यकों और जनजातियों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनके हितों के संरक्षण के लिए, तो पटेल जी ने उनका भी अध्यक्षता की थी। और प्रांतीय संविधान समिति के तो थे ही, प्रांतों का एकीकरण करना था। इसके लिए इसके साथ साथ क्या, जब गांधी जी ने आज़ादी के समय में जब संघर्ष विराम संघर्ष की नीति चल रही थी, तो गांधी जी ने कुछ टाइम का जब ब्रेक लिया था आंदोलनों से, तो उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्यभार सौंपे थे। जैसे कि जो युवाओं के मामले से संबंधित जो भी कार्यभार था वह नेहरू जी को सौंपा गया था। तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो है वो कांग्रेस की संरचना और कांग्रेस के गठन को मजबूत करने का एक कार्यभार सौंपा गया था, क्योंकि गांधी जी भी मानते थे कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनमें बहुत अच्छी एक नेतृत्व क्षमता या कह लीजिए एकीकरण की क्षमता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पटेल जी को जो है वो कांग्रेस की संगठन, उसके एकीकरण का कार्यभार सौंपा गया था और नेहरू जी को युवा मामले और विदेश मामले सौंपे गए थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे।
और मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति के तो ये अध्यक्ष रहे ही रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित हमने इतने फैक्ट देख लिए। अब देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, तो इसी प्रकार से 2022 में बहुत सारी जो है अन्य मूर्तियां बनाई गई हैं और ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2022 में कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ पर किसके लिए स्थापित की गई थी। तो देखते हैं कि सबसे पहले स्टैचू ऑफ इक्विटी, समानता की मूर्ति किसके लिए थी, तो संत रामानुजाचार्य जी के रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में, कहाँ पर, तेलंगाना हैदराबाद में। तो समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ पर, रामानुजाचार्य जी के लिए तेलंगाना में। यह प्रतिमा लगभग 65.8 मीटर या 216 फीट ऊंची है। साथ के साथ में इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और कंप्लीट कब हुआ, तो 2022 में ये बन के पूरा तैयार हुआ था। तो याद रखेंगे समानता की मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, संत रामानुजाचार्य। उसके बाद देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की जो प्रतिमा है वह भी रामानुजाचार्य जी के लिए ही बनी है। यह कहाँ बनी है, तो झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अब हम देख रहे हैं स्टैचू ऑफ पीस, ये भी जो है वो रामानुजाचार्य जी के लिए है, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो थी वो तेलंगाना में और स्टैचू ऑफ पीस जो है, शांति की जो प्रतिमा है, वह जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति, मतलब इसका निर्माण भी रामानुजाचार्य जी के लिए, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, लेकिन कहाँ पर, अयोध्या में। तो 3 मूर्तियां हैं, रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। कंफ्यूजन हो सकता है और आपके एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की जो मूर्ति है, तेलंगाना हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस जो है, शांति की मूर्ति है, वह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के तट पर। और स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो है वह अयोध्या में। तीनों के तीनों रामानुजाचार्य जी के लिए बने हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि राजस्थान में एक मूर्ति बनी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम। ये शिव जी की बैठी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति है। कहाँ पर बनी है, तो राजस्थान के नाथ द्वारा में इसका निर्माण किया गया है। लगभग 369 फीट यानी कि 369 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। शिव जी की बैठी हुई मुद्रा में अब तक की ये बड़ी और पहली मुद्रा है, पहली मूर्ति है। कहाँ पर बनी है, राजस्थान में। नाम क्या है, स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम। इसके साथ साथ एक और है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। यह कहाँ है, तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के लिए बनी है ये, और ये 108 फीट कांस्य प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा जिसे संबंधित अभी हाल का ही एक मुद्दा है कि जो बेंगलुरु की स्थापना है वो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने ही की थी। तो ये भी मुद्दा अभी चल रहा था न्यूज़ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वह इन्हीं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी से संबंधित है। तो हमने देखा था कहाँ से शुरुआत की थी, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस से शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके साथ साथ अन्य हमने अपने परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे, हमने उन टॉपिक्स को देख लिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हुआ है। गीता प्रेस इस साल बहुत न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि गीता प्रेस को इस साल का वैसे तो 2021 का वो पुरस्कार था, लेकिन इसी साल 2023 में प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। तो गीता प्रेस जो है उसको साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है, हाल ही में दिया गया है। और उसके एक ट्रस्टी थे, नाम क्या था उनका, बैजनाथ अग्रवाल जी। लगभग 90 वर्ष की उम्र में उनका हाल में निधन हुआ है, इसलिए ये फिर से हाईलाइट हुआ है ये टॉपिक। तो गीता प्रेस के ये लगभग 40 वर्षों से ट्रस्टी रहे हैं, कौन, बैजनाथ अग्रवाल जी, ध्यान में रखेंगे। गीता प्रेस के बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1929 में इसकी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के लगभग 100 साल इसी 2023 में पूरे हुए हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई भी चीज़ जिसकी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की 100वीं जयंती है तो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गीता प्रेस एक तो 100 साल पूरे हुए हैं, साथ के साथ इस साल गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अभी अभी हाल ही में इनके ट्रस्टी का निधन हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गीता प्रेस मैंने बताया 1923 में स्थापना हुई है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत यानी कि 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है। बहुत ही विश्वास और बहुत ही सम्मान प्राप्त ये संगठन है।
इसके मालिक कौन है? तो जय दयाल गोयंका और घनश्याम जलान जी हैं इसके संस्थापक कह लीजिए, या मालिक कह लीजिए। कौन है? जय दयाल गोयंका और घनश्याम जलान। गीता प्रेस को मैंने बता दिया कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार क्या होता है। तो गांधी शांति जो पुरस्कार है वह एक वार्षिक पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। 1995 में महात्मा गांधी जी की जो 125वीं जयंती थी, इस उपलक्ष्य में इसको शुरुआत की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई है? 1995 में गांधी जी की जो 125वीं जयंती थी तब इसकी शुरुआत हुई। किसकी? गांधी शांति पुरस्कार की। वार्षिक पुरस्कार है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश के साथ साथ ये बाहर के लोगों को या अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको भी दिया जाता है। तो 2020 में बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान जी थे उनको, और 2019 में ओमान के मुल्तान कबूस बिल सैद अल को ये दिया गया था। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार न केवल भारत के लोगों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको प्रदान किया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार, बैजनाथ अग्रवाल जी, इनसे संबंधित हमने सारे टॉपिक, सारे फैक्ट्स देख लिए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। एआई पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मशीन जो है वो मानव की तरह काम करने लगे तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है होस्ट कंट्री यूके। जो ऋषि सुनक जी हैं इसका आयोजन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि ब्रेग्जिट के बाद से वो थोड़े समाज से इधर से कट चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि जो यूएसए है, चाइना है और यूरोपियन यूनियन है, इनके बीच में एक मध्यस्थता, एक सहयोग वो बना कर रखें। तो इसलिए जो ऋषि सुनक जी ने ये पहल चालू की है। एआई पर ये पहला वैश्विक नेताओं का जो है सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? एआई जो है, मैंने पहले बताया कि जब मशीन मानव की तरह काम करने लगे उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मुद्दा एक बहुत गंभीर है। चिट्टी मूवी देखी होगी आपने, जब रोबोट चिट्टी जो है वो उसमें जो मानव की तरह जब उसमें इमोशंस आ जाते हैं तो फिर वो भयानक रूप ले लेता है। तो इसी मुद्दे की चर्चा के लिए ये बनाया गया है कि अगर एआई अब तक तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसने मानव की तरह मानव पर ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो फिर भविष्य में तो क्या होगा, स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। तो एआई से संबंधित सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये संगोष्ठी या सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजनकर्ता कौन है? यूके के ऋषि सुनक जी हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाया गया है। हम ये भी देख लेते हैं कि मुख्य अतिथि कौन है। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमला हैरिस जी, जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया गया है। कमला हैरिस। गूगल डीप माइंड के जो सीईओ हैं डेमिस हसाबिज, उनको। साथ के साथ यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव जी हैं एंटोनियो गुटरेस, वो तो हैं ही हैं। जो यूरोपियन यूनियन मैंने बताया कि वो भी शामिल है, तो उर्सुला जो वॉन्डेर है उनको भी इसमें शामिल किया गया। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन्डेर, साथ के साथ यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस, गूगल के डेमिस हसाबिज और कमला हैरिस, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। साथ के साथ में हमारे यहाँ भी इस तरीके का एक सम्मेलन होने वाला है। वैसे तो अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से भी ये टल गया है। संभावना है कि दिसंबर में ये होगा। क्या? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट। भारत जो है वो पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट की जो है हमारे यहाँ पर सम्मेलन होने वाली है। मंत्रालय कौन सा इसको देखेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो देखेगा। जब ये होगा तो हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। इसका संचालन करने के लिए किसको सौंपा गया है? तो राजीव चंद्रशेखर जो राज्य मंत्री हैं उनको ये पूरा कार्यभार सौंपा गया है। दिसंबर में ये होने वाला है ग्लोबल इंडिया एआई समिट। भारत इसको आयोजित करने वाला है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ग्रे लिस्ट से अभी किसको हटाया, किसको शामिल किया, ये प्रश्न बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये फाइनेंशियल एक्शन जो है टास्क फोर्स यानी कि वित्तीय कार्यवाही करती है। किस मामले में? जो समाज का अभी बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, आतंकवाद, उस मुद्दे पर ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसी लिस्ट जारी करती है। आगे हम ये भी जानेंगे ग्रे लिस्ट क्या, ब्लैक लिस्ट क्या। पहले देख लेते हैं कि किन को हटाया गया है, किन्हें जोड़ा गया है। तो ग्रे लिस्ट में किसे हटाया गया है? तो 4 ऐसे देश हैं जिनको FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया है। कौन कौन से हैं? कैमन आइसलैंड, पनामा,
जॉर्डन और अल्बानिया। 4 ये ऐसे देश हैं जिनको अभी एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ग्रे लिस्ट कहने का मतलब है, ग्रे लिस्ट में डालने का ये मतलब है कि इन देशों में आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, मतलब कि एक संदेह की स्थिति है, अब इन पे निगरानी रखने की जरूरत है, तो ऐसे देशों को डाला जाता है ग्रे लिस्ट में। ये एक और लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि पुष्टि हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल चल ही रहा है आतंकवाद जैसा मुद्दा, और इन देशों की तो आप हर जगह से फंडिंग रोक देनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो एफएटीएफ है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करती है। अगर जब ये कोई देश ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उनको एक नुकसान होता है क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी विश्व बैंक से अगर पैसे लेना चाहते हैं तो उनको पैसे लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो अभी इसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि किन 4 देशों को हटाया गया है ग्रे लिस्ट से। तो इनके लिए खुशी की बात है कि केमन आइसलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया, इनको हटा दिया गया है। शामिल किसे किया गया है? तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है बुल्गारिया को। बुल्गारिया के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानेंगे, पर यह ध्यान रखेंगे कि ग्रे लिस्ट से हटाया गया है 4 देशों को और शामिल किया गया है एक को, किसे? बुल्गारिया को। अब देखते हैं कि ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मैंने बताया कि जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, मतलब कि वहां पर आतंकवाद को फंडिंग करने की पूरी चल रही है ये समस्या। ऐसे कौन से देश है जो ब्लैक लिस्ट में है? तो म्यांमार, उत्तर कोरिया और ईरान, ऐसे भी ये हाईलाइटेड रहते हैं। म्यांमार में आंग सान सुकी वाला मुद्दा है, तो सभी चर्च उससे परिचित हैं। उत्तर कोरिया में जो किम जोंग जी हैं उनके बारे में तो सब जानते ही जानते हैं। और ईरान अभी कटा कटा है। क्यों कटा कटा है? क्योंकि भाई यूएसए उसके अपोज में है। अब जिस देश के अपोज में यूएसए खड़ा हो जाए, मतलब उस देश का तो कोई कुछ नहीं कर सकता अब। तो म्यांमार, उत्तर कोरिया और ईरान 3 ऐसे देश हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। किसके ब्लैक लिस्ट में? तो एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। अब देखते हैं कि जो एफएटीएफ है, इसके द्वारा एक जो देश है उसको हाल ही में पिछले साल जो है उसे बाहर किया गया है, अपनी सदस्यता से निलंबित किया गया है। तो वह देश कौन सा है? तो यूक्रेन और रशिया का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए रूस को जो है सदस्यता से वंचित कर दिया है हाल ही में एफएटीएफ ने, मतलब अपने ग्रुप से रूस को निकाल दिया है। तो ध्यान में रखेंगे, एफएटीएफ ने 4 देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है, एक देश शामिल किया है, कौन सा? बुल्गारिया। दूसरा, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? म्यांमार है, उत्तर कोरिया है और ईरान है। साथ के साथ ये भी प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किसे सदस्यता से निलंबित किया गया है? तो कौन है वो? रशिया जो है, जिसको एफएटीएफ ने अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। एफएटीएफ से संबंधित इतने प्रश्न बन सकते हैं आपके करंट के टॉपिक को देखते हुए। अब हम थोड़ा एफएटीएफ की हिस्ट्री भी देख लेंगे। तो एफएटीएफ क्या है? इसका जो स्थापना है वो G7 देशों ने किया था। कब किया था? 1989 में G7 देशों ने मिलकर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी स्थापना की थी। इसमें भी फिलहाल में 39 जो देश है इसमें शामिल है। इसने एक जो है ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग, ये जो नाम है एफएटीएफ का ही नाम है। अगर कहीं आपको पूछ दिया जाए कि ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग किसे कहा जाता है, तो वह एफएटीएफ को ही कहा जाता है। वॉचडॉग कहने का मतलब है कि जो वैश्विक स्तर पर जो वित्त की स्थिति है उस पर ध्यान रखने के लिए, देखरेख करने के लिए ये संस्था है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग किसे कहा जाता है? एफएटीएफ को ही कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया है? G7 देशों ने। कब हुआ है? 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय है। अब हमने बताया कि बुल्गारिया के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो बुल्गारिया क्या है? ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो जो है यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है, बाल्कन कंट्रीज में ये आता है बुल्गारिया। इसकी मुद्रा क्या है? तो बुल्गारियाई लेव है। राजधानी क्या है? सोफिया है, ध्यान रखेंगे। इसकी सीमा किन से लगती है? तो ग्रीस, मैसेडोनिया गणराज्य, रोमानिया, सर्बिया और तुर्की से इनकी सीमा लगती है बुल्गारिया की। 2 चीजें तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एक तो राजधानी सोफिया, साथ के साथ मुद्रा जो है बुल्गारियाई लेव। ये 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस आरओ में बिल्कुल बन सकते हैं। साथ के साथ राष्ट्रपति कौन है? तो रूमेन रडाव जी हैं इसके राष्ट्रपति हैं। तो बुल्गारिया के बारे में देख लिया, ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है और ये उसकी हिस्ट्री है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का आयोजन। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? आपके भारत में ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मतलब मेरे भी भारत। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का जो
है 7th एडिशन कहाँ पर होने वाला है? 3 दिवसीय आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो और भी इम्पॉर्टेंट है। बात इसमें क्या की जाने वाली है? तो 5G और 6G को लेकर आगे की क्या राह होनी चाहिए इसके ऊपर। हम जो है वो 4G से 5G और 5G से 6G के ऊपर ट्रांसफ़र होने की बात कर रहे हैं, तो उसी को देखने के लिए भविष्य में क्या इसकी राह होनी चाहिए, क्या कहते हैं, क्या आउटपुट उसका होगा, कैसे डायरेक्शन हम तय करें, इसको ध्यान में रखते हुए ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का है जो है आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में। 3 दिवसीय है। कब से कब तक? तो 27 से लेकर के 29 अक्टूबर किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। थीम क्या है इसमें? मुख्य रूप से 5G 6G, साथ के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने देखा था कि हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर जो संयंत्र लगाने के लिए, चिप का प्रोडक्शन करने के लिए। कहाँ पर? गुजरात में। हमने चर्चा की थी पिछले टॉपिक्स में। तो सेमीकंडक्टर पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये कुछ अहम मुद्दे होंगे जो जो इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसमें डिस्कस किए जाएंगे। साथ के साथ एस्पायर स्टार्टअप करके एक प्रोग्राम भी चालू किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, साथ के साथ जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करने की, इनके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए भी पूरा चर्चा किया जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम। या इससे ही समझ में आ जाएगा, स्टार्टअप से रिलेटेड है। स्टार्टअप में क्या चलो, किसी काम को शुरू करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक कोई निवेश करने वाला इंसान होना चाहिए। सबसे पहले तो सोचने के लिए होना चाहिए कोई उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, कि मुझे ये काम करना है। फिर इन्वेस्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो यह एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बिजनेस, इन तीनों के बीच में जो है गठजोड़ करने के लिए, सहभागिता करने के लिए एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम जो है इसी ग्लोबल इंडिया कॉन्फ्रेंस में चालू किया जा रहा है। मैंने बताया कि जो ग्लोबल इंडिया कॉन्फ्रेंस है इसमें लगभग इस बार 67 देश ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो लगभग 67 देश इसमें भाग ले रहे हैं और 402 स्टार्टअप्स के इसमें भाग लेने की संभावना है। तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। पिछले साल लगभग 30-35 के करीब देशों ने शामिल इसमें भाग लिया था, और कुछ इससे तो बहुत ही कम थे जो स्टार्टअप्स थे। इस बार लगभग 4 गुना ज़्यादा स्टार्टअप और 2 गुना ज़्यादा देश इस पूरे ग्लोबल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है वह कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसमें ये सारे लोग भाग ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, 7वां काजिंद अभ्यास 2023। काजिंद, इसमें काजिंद मैं आगे बताती हूँ। काजिंद नाम से ही दिख रहा है कि कजाकिस्तान से संबंधित है, साथ के साथ भारत। तो यह जो है वो भारतीय और कजाकिस्तान की सेना का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है? काजिंद 2023, 7वां एडिशन है। देख लेते हैं कब से कब तक। तो 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक ये आयोजित होने वाला है। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें थल सेना के साथ साथ जो वायु सेना भी है वो भी भाग ले रही है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना, वैसे ही कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना दोनों भाग ले रही हैं। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इस बार आयोजन हो रहा है कजाकिस्तान के ओटार में। पिछले बार जो एडिशन हुआ था वह हुआ था भारत में, मेघालय में। इस बार जो हो रहा है वो हो रहा है कजाकिस्तान के ओटार क्षेत्र में। भारत से किसने भाग लिया है? तो जो डोगरा रेजिमेंट की बटालियन है वह भारत के तरफ से इस युद्धाभ्यास में भाग ले रही है। और कजाकिस्तान से कजाक ग्राइंड फोर्सेस, तो कजाक ग्राइंड फोर्सेस कजाकिस्तान से, और भारत की डोगरा रेजिमेंट इस युद्धाभ्यास में भाग ले रही है। नाम क्या है? काजिंद। किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिलाकर बन गया है काजिंद। ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई है। तो पहली बार ये 2016 में हुआ था। तब नाम क्या था इसका? प्रबल दोस्ती नाम था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कजाकिस्तान भारत के बीच सैन्य अभ्यास कब शुरू हुआ? 2016 में। नाम क्या था? प्रबल दोस्ती। 2018 में इसका नाम बदल के रख दिया गया काजिंद। ये ज़्यादा ईजी है, कजाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर काजिंद। 6th एडिशन कहाँ पर हुआ? मैंने पहले बता दिया, मेघालय में हुआ। अब देख लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा, ज्योग्राफिकल उसकी क्या स्थिति है। तो कजाकिस्तान जो है वो मध्य एशियाई या फिर यूरेशियाई देश है।
एक इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यानी कि 9वां सबसे बड़ा है देश ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथ ही साथ स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध बोलने का यानी कि लैंड लॉक कंट्री बोलने का मतलब क्या है कि इसकी जो सीमा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से नहीं लगती है, तो ऐसे देशों को बोला जाता है स्थल रुद्ध देश। तो जिन देशों की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय मतलब समुद्र एरिया से नहीं लग रही है उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री या फिर स्थल रुद्ध। तो कजाकिस्तान जो है वो 9वां बड़ा देश है, साथ के साथ ये स्थल रुद्ध देश है। इसके पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ये अलग हुआ। राजधानी इसकी कहाँ है, तो अस्ताना में इसकी राजधानी है। कजाकिस्तान क्या है, तेंगे, कजाकिस्तान तेंगे इसकी करेंसी है। सीमा देख लेते हैं, एकमात्र कैस्पियन सागर से जो वेस्ट साइड में इसके पड़ता है, तो कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। बाकी सभी जो सीमाएं हैं वो देशों से लगती है। किससे, उत्तर में रशिया से लगती है, पूर्व में चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है, और दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान से लगती है। तो ये पूरा मैप है। एक रफ मैप अगर मैं बनाऊं यहाँ पर कजाकिस्तान का, तो इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा रसिया, इधर में आपको मिलेगा कौन मिलेगा, चाइना मिलेगा, प्लस किर्गिस्तान मिलेगा और मिलेगा उज्बेकिस्तान। तो वेस्ट ईस्ट साइड में मिलेंगे ये उज्बेकिस्तान। उसके बाद में दक्षिण में कौन मिलेगा, तो दक्षिण में इसके आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, तो दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान है। और वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम में जो है वह कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है यहाँ पे कैस्पियन जो है उससे इसकी सीमा लगती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो इसको मैप में भी देख सकते हैं, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये पूरी जो है वो कजाकिस्तान की स्थिति है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, काजिंद से शुरुआत की थी। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये पूरा उसका विवरण, इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।